नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जा रहे। 2025 तक नीतीश ही बिहार के सीएम रहेंगे और बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी ही नहीं है। ये बड़ा बयान और ये बड़ा दावा किया जेडीयू नेता और राज्य के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने। संजय झा ने अपने बयान से नीतीश कुमार को लेकर चल रही तमाम तरह की चर्चाओं और कयासों पर विराम लगाने की कोशिश की। इन दो तस्वीरों को देखिए। पिछले 3 दिनों से बिहार की सियासत में इन्हीं दो तस्वीरों की चर्चा है। पहली तस्वीर शुक्रवार की है, जब नीतीश कुमार तेजस्वी के इफ्तार में पहुंचे थे। 5 साल बाद लालू राबड़ी आवास पहुंचकर नीतीश ने सबको चौंका दिया। इफ्तार के दौरान नीतीश और लालू फैमिली के बीच जो केमिस्ट्री दिखी, उसकी चर्चा सियासी जगत में होने लगी। अभी लोग इस तस्वीर के सियासी मायने ही समझ रहे थे कि शनिवार सुबह नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पर नीतीश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया और फिर एयरपोर्ट के लॉन्ज में शाह और नीतीश की अकेले में 15 मिनट तक बातचीत हुई। इन दोनों तस्वीरों ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर नीतीश के मन में है क्या। दरअसल कुछ दिनों से नीतीश कुमार के केंद्र की राजनीति में जाने की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। ये चर्चा तब और ज्यादा तेज हो गई जब शनिवार को नीतीश कुमार का पता बदल गया। नीतीश अपने सरकारी बंगले 1 अणे मार्ग से 7 सर्कुलर रोड के बंगले में शिफ्ट हो गए। 7 सर्कुलर रोड में शिफ्टिंग के बाद तो ये चर्चा चरम पर पहुंच गई कि क्या सच में नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले हैं नीतीश कुमार। इस चर्चा पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की जेडीयू नेता और बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने। संजय झा ने साफ किया कि नीतीश कहीं नहीं जा रहे। 2025 तक वे ही बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और फिलहाल बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। और ये जो मैंडेट मिला है 2025 तक का मिला हुआ है, ये बिहार के जनता ने ये मैंडेट दिया। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कर देता हूं कि नीतीश कुमार जी, जो मैंने कहा भी है कि बिहार के मुख्यमंत्री 2025 तक बिल्कुल रहेंगे। उसके बाद का राजनीति क्या हो तो आगे की बात। कोई वैकेंसी नहीं, नहीं, कोई वैकेंसी नहीं। संजय झा नीतीश कुमार के नजदीकी और विश्वस्त माने जाते हैं। अपने बयान से संजय झा ने नीतीश को लेकर हो रही तमाम चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशिश की है। वैसे कहा जाता है कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो कभी नहीं दिखता। ऐसे में नीतीश कुमार की इन 3 तस्वीरों के कई सियासी मायने हैं, समझने वाले समझते रहें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सियासी हलके में चर्चा का बाजार बहुत गर्म है। जेडीयू की ओर से साफ कर दिया गया कि नीतीश बिहार से बाहर नहीं जा रहे हैं। बिहार में सत्तारूढ़ दलों में मतभेद न होने को लेकर यह कोशिश साफ तौर पर की गई, क्योंकि संदेश विपक्ष को देने की साफ कोशिश यहां नजर आई। शुक्रवार को आरजेडी की इफ्तार पार्टी में नीतीश गए और फिर शनिवार को अमित शाह से भी नीतीश कुमार की मुलाकात होती है। पहले से चल रही अटकलों पर अब जेडीयू की ओर से विराम लगाने की कोशिश की गई है कि 2025 तक नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे, वो बिहार में रहेंगे और मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी तरह की कोई वैकेंसी है ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पीएम के मन की बात कार्यक्रम में बेतिया के चनपटिया स्टार्टअप का जिक्र किया, जिसे लेकर बिहार बीजेपी के नेता काफी खुश हैं। साल 2020 में देश में पहली बार कोरोना ने दस्तक दी। देखते ही देखते हजारों लोग बेरोजगार हो गए, उद्योग धंधे बंद होने लगे, कंपनियां
कर्मचारियों की छटनी करने लगी और बड़ी संख्या में लोगों को पलायन को मजबूर होना पड़ा। बेरोजगारी की ये मार शायद सबसे ज्यादा बिहार के उन हुनरमंद कामगारों पर पड़ी जो बिहार के बाहर रहकर रोजगार करते थे। इनमें चंपारण के चनपटिया के भी बहुत सारे लोग थे। अब इनके सामने समस्या थी कि कैसे अपना घर चलाएं और कैसे परिवार का पेट पालें। लेकिन इस बुरे दौर में भी ना तो इन ट्रेंड कामगारों ने हिम्मत हारी और ना ही जिला प्रशासन ने। इन कामगारों ने जिला प्रशासन की मदद से चनपटिया में ही स्टार्टअप जोन तैयार किया। 28 जून 2020 को शुरू हुए इस स्टार्टअप जोन में तब करीब 100 प्रवासियों ने काम की शुरुआत की थी। अब 600 से ज्यादा कामगार यहां काम करते हैं। यही नहीं, एक साल के अंदर इसका टर्नओवर 10 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है और इस चनपटिया मॉडल की चर्चा सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में होने लगी है। 21 अप्रैल को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चनपटिया मॉडल के लिए पश्चिम चंपारण के डीएम कुंदन कुमार को पुरस्कार से सम्मानित कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विजन है कि हर जिले में इस तरह के यूनिट्स हो। माननीय मुख्यमंत्री जी 31 दिसंबर 2020 को स्टार्टअप जोन चनपटिया देखने आए और उन्होंने काफी सभी को मोटिवेट भी किया और उसमें सभी तरह के हेल्प के लिए भी सबको बताया। और दूसरी चीज की लगातार वो फिर जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना के कारण अन्य जिलों में भी बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी चनपटिया स्टार्टअप का जिक्र किया, जिसे लेकर बिहार बीजेपी के नेता काफी उत्साहित हैं। चनपटिया को बेतिया जो जिला है उसको अवार्ड मिला टेक्सटाइल के क्षेत्र में और इसी को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय किया गया कि जो हमारी कुमार बाग में जमीन है उस पर हम शेड बनाएंगे प्लग एंड प्ले। 141 कंपनी जो बिहार के लोग हैं वो तैयार है वहाँ लगाने के लिए और अध्यक्ष जी के अनुरोध पर उद्योग विभाग ने तय किया कि हम वहाँ पर प्लग एंड प्ले बना के देंगे, जबकि मेगा टेक्सटाइल पार्क अलग बन रहा है। कहते हैं ना कि तबाही के बाद ही नया निर्माण होता है। बिहार का चनपटिया विकास मॉडल इसी की बानगी है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में चनपटिया स्टार्टअप का जिक्र कर लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर हौसला बुलंद हो तो कुछ भी संभव है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए। 2 साल पहले कोरोना की वजह से लॉकडाउन के बाद मजदूरों का बड़ी संख्या में पलायन हुआ था और ये पलायन उस वक्त सबसे बड़ी समस्या थी। बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों से पलायन कर अपने घर लौट रहे थे। पश्चिम चंपारण के जिला प्रशासन ने इन हुनरमंद हाथों को रोजगार का मौका दिया। प्रशासन की पहल से सैकड़ों मजदूरों की आर्थिक स्थिति, आर्थिक हालात में आमूलचूल सुधार आया। प्रधानमंत्री ने इस बेहतरीन प्रशासनिक पहल के लिए जिलाधिकारी जो हैं कुंदन कुमार, उन्हें सम्मानित किया और इसी तरह के स्टार्टअप की जरूरत है, इसी तरह के प्रशासनिक सहयोग की जरूरत है, जिसका अपने मन की बात में भी उन्होंने जिक्र किया। अब बात बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल किसी से छिपा नहीं है। विभाग भी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य उपकेंद्र की जमीन को ही भूमाफियाओं ने बेच डाला और इसकी खबर महकमे को लगी ही नहीं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। मुजफ्फरपुर में बिक गया एक सरकारी अस्पताल। फर्जीवाड़े की ऐसी कहानी कि आपके पैरों तले खिसक जाएगी जमीन। भूमाफिया और सरकारी सेवकों का गड़बड़ झाला। सही सुना आपने, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती ये तस्वीरें हैं मुजफ्फरपुर की, जहां कुढ़नी पंचायत के जमहरुआ के मुरौल गांव में सालों से चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र की जमीन की बिक्री हो चुकी है। एकदम सही सुन रहे हैं आप, और ये कारनामा किया है भूमाफियाओं ने फर्जी कागजात के आधार पर। पंचायत के दबंगों और सरकारी सेवकों की मिली भगत से सरकारी जमीन को ही बेच डाला गया।
दरअसल जमीन के गड़बड़झाले का खुलासा तब हुआ जब सीईओ यहां अस्पताल की जमीन की जमाबंदी के लिए पहुंचे। कुढ़नी प्रखंड के जमहरुआ पंचायत के मुरौल गांव में 1975 में ही स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण कराने के लिए सरकार को करीब 1 एकड़ जमीन गोपाल शरण सिंह नाम के एक शख्स ने दान में दी थी, जिसके कुछ हिस्सों पर स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया था। जिस जमीन पर यह केंद्र 4 दशकों से भी ज्यादा वक्त से चल रहा है, उसकी 36 डिसमिल की बिक्री इस साल फरवरी महीने में कर दी गई। खरीदने वाले जमीन के साथ स्वास्थ्य केंद्र पर कब्जा करना चाह रहे थे। इसी कड़ी में जमीन की जमाबंदी का जब आवेदन दिया गया तो जांच में स्वास्थ्य निबंधन में इसका कोई जिक्र नहीं पाया गया। हमारे संज्ञान में आया जब हमको पता चला कि वहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि सर स्वास्थ्य केंद्र का जमीन को बिक्री कर दिया गया है, तो मैंने कर्मचारी से जांच करवाया। तो जांच में कर्मचारी के द्वारा बताया गया कि सर ये स्वास्थ्य केंद्र का नाम से न तो मेरे यहाँ जमाबंदी है न खतियान है, लेकिन चूंकि स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है इसलिए उसको मेरे द्वारा कहा गया, मैंने पंजीटू पर भी लिखवा दिया कि इसमें वर्तमान में स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। शाम को जानकारी हुई थी किसी भी तरह के सरकारी जमीन रहती है तो हमारे यहाँ रोग सूची में दर्ज हो जाता है, उसके बाद रजिस्ट्री होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अभी इस पूरे मामले में आइए बिल्कुल हमको संज्ञान में आया, इसका जांच करेंगे। अब जब इस मामले का खुलासा हुआ है तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं तो स्थानीय लोग गुस्से में हैं। सरकारी जमीन की बिक्री रद्द किए जाने की मांग की जा रही है। बहुत लोग खड़े थे, मतलब कि लोग वार्ड लोग थे, ये गांव के लोग सब, तो बोले क्या कैसे ऐसे मैडम आज अमीन आया था। तो हम बोले हम तो लिख के दे चुके हैं, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। सो तो अब जो लिए हैं वही जानेंगे, हम तो सूचना ही न दे सकते हैं। मेरे नाम से तो कोई लेटर आया नहीं है। जानकारी हुई कि कोई ऐसा 2-4 आदमी है कि उसको साथे माफिया कोई मिल करके इस अस्पताल को बेच दिया है। मांग करते हैं कि इस पर स्वास्थ्य केंद्र ही रहना चाहिए और इस पर सारी इलाज उलाज जो होता था सो होना चाहिए। स्थानीय मुखिया और ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत की है, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन पहले से ही बेपटरी हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था पर इस मामले ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच में दोषी पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रशासन कब तक नकेल कस पाता है और भूमाफियाओं को कब गिरफ्तार किया जाता है, देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांश सौरभ की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहद खराब है। संसाधनों की कमी तो है ही, इसके साथ साथ विभाग की लापरवाही भी अपने चरम पर नजर आती है। सामने आती रही है ऐसी लापरवाहियां कई बार कई अवसरों पर। मुजफ्फरपुर केस में कर्मचारियों और जमीन माफियाओं के बीच साठ-गांठ के आरोप लगे हैं। सीओ की जांच में अस्पताल की जमीन बेचे जाने का खुलासा भी हुआ है। बेहद गंभीर आरोप इससे लेकर लग रहे हैं कि जांच के आदेश हालांकि अब जिला अधिकारी की तरफ से जरूर दे दिए गए हैं कि ये कुछ कैसे हुआ, इसके पीछे कौन लोग शामिल थे। और ग्रामीणों की भी मांग है कि यहां पर सरकारी जमीन के तहत जो अस्पताल है वो बना रहना चाहिए। राजधानी पटना में साइबर ठग बकाए बिजली बिल का मैसेज भेजकर लगातार कई लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। इन साइबर फ्रॉड्स का मैसेज आपके मोबाइल फोन पर भी आ सकता है और पेमेंट करते ही एक झटके में आपका अकाउंट खाली भी हो सकता है। हमारे इस खास रिपोर्ट को जरूर देखिए और ऐसे शातिरों से बचने की जरूरत है जिनकी नजर आपकी गाढ़ी कमाई पर है। राजधानी पटना में साइबर ठगों ने जालसाजी का नया हथकंडा अपना लिया है। इन शातिर अपराधियों के निशाने पर अब हैं बिजली उपभोक्ता, जो इन दिनों साइबर अपराधियों की करतूतों से बेहद परेशान हैं। दरअसल बिजली विभाग के नाम पर उपभोक्ताओं को झांसे में लेकर साइबर ठग चूना लगाने में जुट गए हैं। यही नहीं, उपभोक्ताओं को पेमेंट नहीं करने के चलते बिजली कनेक्शन काट देने की धमकी तक ये शातिर धड़ल्ले से दे रहे हैं। साइबर फ्रॉड के निशाने पर ज्यादातर स्मार्ट मीटर के उपभोक्ता हैं। अब तक कई लोगों को बदमाशों ने चूना लगा दिया है। अब इन डॉक्टर साहब की पीड़ा भी सुन लीजिए। पहला मैसेज आने के बाद मैंने
जिनको मैं जानता था विद्युत विभाग के पदाधिकारियों को, उनको कांटेक्ट किया और कहा कि मेरे पास ऐसा मैसेज आया है। और मैंने उनसे कहा कि जब मेरे अकाउंट में 1 महीने से ज़्यादा की खपत का बैलेंस अभी बचा हुआ है, फिर मेरा लाइन क्यों कटेगा। उन्होंने कहा, बताया कि संभवतः आपके पास यह मैसेज किसी फ्रॉड से आया है, और उन्होंने मुझे राय दिया कि आप साइबर सेल में इसके लिए FIR दर्ज करें। ऐसे साइबर ठगों से कैसे बचा जा सकता है, इसकी जानकारी साइबर एक्सपर्ट से भी जान लीजिए, वरना आप भी बड़ी ठगी के शिकार हो सकते हैं। आपके पास जब भी मैसेज आ रहे हैं तो आपको ये करना है कि आपको मैसेज को वेरीफाई करना है। आप मैसेज के सोर्स को वेरीफाई कीजिए। सोर्स कैसे वेरीफाई कीजिएगा? जब आपके घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है तो आपके पास एक मोबाइल ऐप भी है, जहां से आप मॉनिटर करते हैं कि आपका कितना रीडिंग हुआ है, आपके वॉलेट में कितना बैलेंस है और बहुत सारी चीज़ें। तो आपको ये भी दिखाता है कि जब सरकार का ये पॉलिसी है कि अगर आपके पास पैसा है आपके वॉलेट में तो आपका लाइन डिस्कनेक्ट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको 1% भी संशय है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो तुरंत वहाँ पे बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। आपके जो लोकल एरिया का जो इलेक्ट्रिशियन है या फिर जो JE वगैरह है उसको कॉल कीजिए, या फिर वहाँ के कंट्रोल रूम में कॉल कीजिए और वहाँ से स्टेटस ले लीजिए। आलम यह है कि कोई उपभोक्ता पूरे महीने तक का बिजली बिल का एडवांस जमा किया हुआ है, बावजूद साइबर ठग उन्हें फर्जी मैसेज भेज डालते हैं। भले ही पूरे मामले का पर्दाफाश बिजली विभाग में शिकायत दर्ज कराने के बाद हो पाया, लेकिन तब तक एक रिटायर्ड टीचर अरुण कुमार मिश्र अपराधियों की ठगी की जाल में फंस चुके थे। ऐसे में आपको बेहद सावधानी बरते जाने की जरूरत है, ताकि ऐसे शातिरों से अपनी गाढ़ी जमा पूंजी की सुरक्षा सूझबूझ से कर सकें। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की आज पुण्यतिथि है। दिनकर की रचनाओं में देश के गौरवशाली अतीत की झलक दिखती है। पूरा देश आज दिनकर को याद कर रहा है। देखिए न्यूज़ 18 का जनकवि को नमन। भारत राष्ट्र की समग्र चेतना का अपनी कविताओं के माध्यम से गान करने वाले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने स्वयं तो युग धर्म की हुंकार बता दिया। सुनो क्या सिंधु में गरज तुम्हारा, स्वयं युग धर्म की हुंकार हूं मैं। मर्त्य मानव की विजय का तुर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। जिस भारत में धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा और मंदिर मस्जिद को लेकर आए दिन झगड़े होते रहते हैं, वो भारत दिनकर की नजरों में मानवता का स्वर है। भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है। एक देश का नहीं शील यह भूखंड भर का है। जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है, देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्वर है। शांति और प्रेम का गान गाने वाले भारत का नागरिक सत्य और न्याय के लिए प्राणों की बाजी लगा देता है। उठे जहां भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। धर्म दीप हो जिसके भी कर में, वह नर तेरा है। तेरा है वह वीर, सत्य पर जो अड़ने जाता है, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। दिनकर ने जाति को भारत की आत्मा पर लगा बड़ा कलंक बताया। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का। धनुष छोड़ कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सुर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। 1962 के युद्ध में चीन के हाथों भारत की हार से दिनकर भी व्यथित हुए। उन्होंने भारत के ढुलमुल रवैया पर तीखा प्रहार किया। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर। पर फिर हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। दिनकर ने अपनी कविताओं के जरिए क्रांति का उद्घोष किया। छिनता हो स्वतत्व कोई और तू, त्याग तप के काम ले यह पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। दिनकर ने एक ऐसा भारत का सपना देखा जहां शांति और प्रेम की धारा बहती हो, और उसके लिए समता मूलक समाज की स्थापना जरूरी है। शांति नहीं तब तक जब तक
सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। दिनकर का जितना नाता भारत के वर्तमान और भविष्य से था, उतना ही नाता भारत के भूत से भी था, जिसकी बुनियाद पर वर्तमान को बेहतर करते हुए भविष्य की बुनियाद रखना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब खबर तो समझिए, रामधारी से दिनकर को एक साथ राष्ट्र कवि और जन कवि दोनों कहा जाता है। इनकी कविता इमरजेंसी के दौरान आंदोलन का एंथम गीत बनी थी। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, आज भी लोगों की जुबान पर है। पंडित नेहरू के सबसे अच्छे मित्र के साथ ही बड़े आलोचक भी रहे थे दिनकर हिंदी साहित्य की धरोहर हैं, पूंजी हैं, और इसलिए आज उनकी पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।